इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में चुनावी गणना जारी है। द्विदलीय सिद्धांत वाले लोकतंत्र में रिपब्लिक पार्टी की ओर से वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जो बिडेन मैदान में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह चुनाव काफ़ी चर्चा में है। पहली बार इतना नज़दीकी मुकाबला है और साथ ही वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतगणना पर संदेह जताया है। आधिकारिक रूप से अघोषित परिणामों की अगर बात करें तो अब तक की मतगणना में जो बिडेन बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 6 वोट दूर हैं। अभी तक गिने गए इलेक्टोरल वोट में जो बिडेन को 264 वोट जबकि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 214 वोट मिले हैं। दोनों ही उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया सरकारों पर मुकदमा भी दायर किया है। लेकिन अमेरिकी चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, आज की चर्चा का मुद्दा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के है। दक्षिण एशिया, खासतौर पर चीन, पाकिस्तान, भारत को लेकर नए अमेरिकी राष्ट्रपति का दृष्टिकोण क्या होगा, या फिर वर्तमान राष्ट्रपति वापस सत्ता में आते हैं तो उनका क्या रुख होगा। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विदेशी मामलों के जानकार, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता और रिटायर्ड जनरल हर्ष कक्कड़ जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बात डॉक्टर संजय गुप्ता, प्रोफेसर संजय गुप्ता, आपसे ही हम करना चाहेंगे शुरू। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि अमेरिका की जो चुनावी पद्धति है वो क्या है, वो संक्षेप में अगर बताएं तो उनको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि आखिर ये 214 और 238 का जो मामला है क्या आखिर। अच्छा देखिए, अमेरिका में चुनाव की पद्धति थोड़ी जटिल मानी जाती है जी। हमारे देश में तो बहुत सरल है, लेकिन वहाँ पर जो चुनाव लड़ा जाता है उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के माध्यम से होता है। और इसके 2 वेरिएंट होते हैं, 2 प्रकार से होता है। हमारे यहाँ यही पद्धति राज्यसभा में अपनाई जाती है और साथ साथ जो स्टेट असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके उच्च सदन में स्टेट काउंसिल में अपनाई जाती है। और अमेरिका में जो खास तौर से जो पद्धति अपनाई जाती है उसे हम कहते हैं लिस्ट सिस्टम है ना, सूची प्रणाली उसको हम कहते हैं। अब देखिए, वहां पर जब ये चुनाव करे जाते हैं, 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में जो चुनाव की पद्धति होती है वो हर एक राज्य से उतने सदस्य चुने जाते हैं जितने की उस राज्य से सीनेट प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों को मिलाकर पूरी संख्या, जैसे हम कह लें, जैसे पेंसिल्वेनिया का नाम आ रहा है, वहां से 20 सदस्य चुने जाने हैं, है ना। अब 20 सदस्य यानी 2 जो सदस्य होगा पेंसिल्वेनिया स्टेट का, 2 सदस्य सीनेट के लिए जाते हैं, हर राज्य से 2 सदस्य सीनेट के लिए आते हैं और 18 सदस्य हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए या प्रतिनिधि सभा, यानी कुल मिलाकर 20 सदस्य पेंसिल्वेनिया से चुने जाएंगे। अब देखिए, 20 सदस्य जो चुने जाएंगे, अभी जो चुनाव हो रहा है ये वास्तव में डायरेक्ट ये प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो रहा है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स का चुनाव हो रहा है, निर्वाचक मंडल का ये चुनाव हो रहा है। निर्वाचक मंडल में 538 सदस्य होते हैं, 538 है ना, और ये सारे 50 राज्यों की गणना के आधार पर होता है और 270 बहुमत के लिए 270 बहुमत। अब देखिए, इसमें सूची प्रणाली में होता क्या है। अब आपने सुना होगा पेंसिल्वेनिया में जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा सारी सीटें उसके नाम चली जाएंगी। मान लीजिए अगर पेंसिल्वेनिया स्टेट में अगर जो बहुमत जो है ये 11 सीट जो है, हाँ, जो सबसे ज्यादा वोट मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी को जाता है तो 20 की 20 सीट डेमोक्रेटिक पार्टी को चला जाएगा, है ना। इसी तरह से चाहे अरिजोना लेने कहीं पर भी, तो इस तरह से ये एक शॉर्ट में ये इसका वो चुनाव की प्रणाली हुई, है ना। बिल्कुल। कक्कड़ साहब, अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण को इस तरह से करना चाहें, क्योंकि कई बार ये बात पिछले 2 दिनों में लोगों में चर्चा का विषय रही कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ी जटिल प्रक्रिया है वहाँ की, उस जटिल प्रक्रिया और हमारे प्रक्रिया का अगर तुलनात्मक रूप से अगर हम अध्ययन करें तो क्या कहेंगे आप। उनका चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड है, पर उसके साथ ये भी फर्क जैसे पिछले इलेक्शन में हुआ था जिसमें हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप से ज्यादा वोट्स ली थी, पर क्योंकि इनका स्टेट का सिस्टम जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हर स्टेट के साथ, उसके कारण हिलरी क्लिंटन हार गई और ट्रंप जीत गया। लॉजिक तो ये होना चाहिए जैसे बाकी देशों के अंदर है, जिसको ज्यादा वोट मिले वो ऑटोमेटिकली बन जाए, पर इन्होंने जो कंफ्यूज सिस्टम जो बनाया हुआ है उसके कारण आप वोट ज्यादा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको स्टेट में जो जीतना है उससे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, प्रतिनिधि सभा में आपके सदस्य ज्यादा के अंदर वो है, जितनी सीटें स्टेट के अंदर है उतने आपको मिलेंगे इलेक्टोरल वोट। तो वो जो इलेक्टोरल वोट आप इकट्ठे कर रहे हो, आपको ओवरऑल वोट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो कंफ्यूज सिस्टम है
इससे जो ज्यादा पॉपुलर है वो जरूरी नहीं है कि वो जीतेगा। जी, बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो सिस्टम बहुत क्लियर है, जी। जो मैक्सिमम वोट्स लेगा वो आएगा लोकसभा के अंदर, और लोकसभा के अंदर जिस पार्टी की मैक्सिमम सीट्स हैं वो डिटरमिन करेगी कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। जी। तो ये सिस्टम बहुत क्लियर है, पर उनका जो डाला हुआ सिस्टम है, बना हुआ है, हो सकता है कि कुछ समय बाद वो भी चेंज करे, क्योंकि अगर जिसको ज्यादा वोट मिल रही है अगर वो नहीं चुना जा रहा तो इसका मतलब कुछ मामला गड़बड़ है, और ये ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के। बिल्कुल, पॉपुलर वोट जिसके पास ज्यादा हो उसका जो है निर्वाचित होना माना जाना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा पुराना लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम बैठ करके उसकी चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब बात मुद्दे पे आते हैं। ये तो तमाम सारी चीज हैं, संवैधानिक बातें हैं, इसको अमेरिका को सोचना होगा कि हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है कि हमारा बढ़िया है। और हो सकता है कि चीजें सीखने से आती हैं, जब बाधाएं उसमें आती हैं तो नए नियम कानून उसमें बनते बिगड़ते हैं। लेकिन अगर पिछले दक्षिण एशिया की हम बात करें तो पिछले 4-5 सालों में, जो 4 सालों का जो ट्रंप का कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में भारतीयों के साथ, खासतौर पर भारत के साथ एक अच्छे रिश्ते जो है ट्रंप के रहे हैं। अगर बदलाव होता है तो ये रिश्ते किस तरह से देखे जाए? आशुतोष जी, बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है जी कि अब नई सत्ता आई है, नया रिजीम जो इट इज ऑलमोस्ट ऑन द डोर्स, है ना। बाद में भले ही जो भी अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट आता है ना, लेकिन अब ये मान के चला जा रहा है देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन द रिजीम, है ना। अब देखिए, जब भी सत्ता परिवर्तन होता है कुछ ना कुछ आशंकाएं भी होती हैं जी, और कुछ ना कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं जी। अब देखिए, एक दो बातों को हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। पहली बात यह है कि दैट देयर हैज ऑलवेज बीन गुड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज बारिंग सर्टेन एक्सेप्शंस जी। अमेरिका अभी पिछले अगर 20 सालों का अगर हम इतिहास उठा देखें, कम से कम सन 2000 से हम देखें तो अच्छे संबंध कुल मिलाकर रहे हैं। हालांकि थोड़ा इरिटेंट्स भी रहे हैं, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी, ऐसे हम सामान्य रूप से कहते हैं रिपब्लिकन्स आर क्लोजर टू अस, है ना, लेकिन रिपब्लिकन्स के समय भी समस्याएं आई हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं अभी ट्रंप जो रिजीम था उसमें भारत को सबसे ज्यादा जो फायदा था वो था मिलिट्री स्ट्रेटेजिक इशू के ऊपर था, जो डायमेंशन था, और उसमें चाइना फैक्टर बहुत बड़ा था। संभवतः इतना किसी भी पास रिजीम ने, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रेसिडेंसी ने भारत के साथ इतना शायद घनिष्ठ सहयोग नहीं किया जितना अमेरिका ने ये ट्रंप के शासनकाल में किया। तो हमें इस बात को लेकर एक बहुत एक अच्छी एक बड़ी फीलिंग थी। अभी आप जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले बीका एग्रीमेंट हुआ था, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हो गए। फिर उसमें MTCR भी अब भारत आ गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम कंट्रोल में। साथ में NSG ग्रुप में भी उसने अमेरिका ने बहुत ट्राई किया था। तो जहां तक कि मिलिट्री स्ट्रेटेजिक या सिक्योरिटी इशूज है वहां पर तो हमें बहुत इसका एडवांटेज मिला। हाँ, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, जो जैसे परिस्थितियां चेंज होने जा रही हैं, एक बात यहाँ बिल्कुल साफ है, ये है कि चैलेंजेस तो रहेंगे ही, चाहे अभी था या चाहे आगे रहेगा। लेकिन भारत का जो कोर इंटरेस्ट है टू प्रोटेक्ट इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल सॉवरेंटी, खास तौर से जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात आती है, चाइना हो या जो और भी हमारे इरिटेंट्स जिन देशों से हैं, है ना, उन देशों से तो हमको अभी वाकिफ रहना पड़ेगा, परिचित रहना पड़ेगा। और भारत की जो लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ, अगर ट्रंप दोबारा भी आ जाते हैं तो ये निश्चित मान लीजिए समस्याएं बनी रहती है। इकोनॉमिक फ्रंट पर तो आप जानते कोई बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई, कोई कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील नहीं हुई, है ना, बल्कि हमारे ऊपर सैंक्शन ही लगे, चाहे GSP को लेकर सैंक्शन था, चाहे मोटरसाइकिल जो उनकी थी हार्ले डेविडसन की था, या अन्य इश्यूज को लेकर था, है ना। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मामले, मिलिट्री मामले हमको जरूर समर्थन मिला, और आगे के जो चैलेंजेस आएंगे भारत उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और एक बात यहाँ और है, भले ही रिजीम चेंज होने की आशंकाएं हैं, लेकिन संभवतः बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी भारत एज अ राइजिंग पावर उसको इग्नोर नहीं कर सकता। चाइना इज गोइंग टू रिमेन अ कॉमन थ्रेट, वेदर इट इज इंडिया, वेदर इट इज अमेरिका, और वेदर इट इज द वर्ल्ड एट लार्ज। चाहे वो साउथ एशियन पर्सपेक्टिव में देखें, चाहे आसियान के पर्सपेक्टिव में देखें, चाहे अन्य छोटे जो लिटोरल कंट्रीज हैं, IOR जिनको हम कहते हैं इंडियन ओशन रीजन के क्षेत्र में देखें, तो चाइना एक कॉमन थ्रेट है। और अब अमेरिका को, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, ही हैज टू स्पेल आउट हिज पॉलिसी, है ना। और यहां पर एक बात अंत में एक बात और जोड़ना चाहूंगा। एक शब्द आया कॉन्गेजमेंट। कॉन्गेजमेंट, इसका मतलब कंटेनमेंट प्लस एंगेजमेंट। ये जो अभी बिडेन ने प्रेसिडेंशियल डायलॉग जो हुआ था ट्रंप के साथ, और हमने भाषण दिए हैं, उन्होंने कहा वी विल वर्क ऑन 2 ट्रैक्स, हम कंटेन भी करेंगे चाइना को और साथ में एंगेज भी करेंगे। जबकि अगर ट्रंप की हम पॉलिसी देखें,
चाइना के साथ बड़ी रोबस्ट मिलिट्री पॉलिसी थी। उनके अपने 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर उस पूरे ये साउथ चाइना सी में थे, है ना, और इसलिए कोई भी स्कोप नहीं था किसी प्रकार का डायलॉग का या एंगेजमेंट का। तो संभवतः एक थोड़ा सा ये यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी या एक स्पेस ज्यादा देखने को मिलेगी। बिल्कुल। कक्कड़ साहब, जिस तरह से पूरा देश इस वक्त जो है टकटकी लगाए जो है अमेरिका के चुनाव परिणामों की ओर देख रहा है, उसका साफ सीधा सा कारण है कि जो हमारे पड़ोसी हैं, खासतौर पर चाइना और पाकिस्तान, इनसे जो तनाव है देश का, उस तनाव के बीच में अमेरिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो हथियारों को लेकर के हो या फिर उसकी अन्य बातों को लेकर के हो। तो ऐसे में क्या कुछ आप देखते हैं कि इन चुनावों के बाद में जो भी सत्ता आती है, जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि बिडेन भी जो है कोई अनजाने नहीं है, भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो राइवलरी उनकी जो है चाइना से थी ट्रंप की, वही बिडेन की भी होगी। तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? 2-3 बातें हैं जो क्लियर है। पहले तो बिडेन वाइस प्रेसिडेंट था ओबामा का जी। मोदी ने ओबामा और बिडेन टीम के साथ बड़े अच्छे रिश्ते निभाए। ओबामा 2 बार इंडिया आया, रिपब्लिक डे परेड में भी चीफ गेस्ट रहा है, तो रिलेशनशिप बहुत सही रही है। ट्रंप के साथ रिलेशनशिप वही कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो पिछले काफी सालों से इंडिया यूएस का जनरली रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बढ़ते आ रहा है जी। ये जो प्रपोजल्स जो अभी हम लोगों ने साइन किए, ये काफी टाइम से थे जी। पहली सरकार को, खासतौर पे पहली बार जब यूपीए सरकार थी, उस समय सीपीआई का सपोर्ट था, सीपीआई अगेंस्ट था डील साइन करने में, तो सरकार ने साइन नहीं उस वक्त भी बिडेन थे, उस समय बिडेन वाइस प्रेसिडेंट थे जी। अच्छा, दूसरी सरकार के अंदर पीछे से प्रेशर था कि मनमोहन सिंह ज्यादा आगे ना बढ़े, जी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये सब जो बातें चल रही थी वो कोई फर्क की बातें नहीं थी जी। ये सरकार ने डिसाइड किया कि अब हम अलायंस, अब हम यूएस की तरफ शिफ्ट करेंगे जी। हम लोग यूएस की तरफ एक पार्टनरशिप में हैं जी। और ये पार्टनरशिप चाहे जो सरकार आए वो उसको अवॉइड नहीं कर सकती। जैसे कह रहे थे कि इंडिया राइजिंग पावर है, राइजिंग पावर एक है। दूसरी बात यह है कि इंडिया एक बहुत पावरफुल राइजिंग इकोनॉमी है जी। इंडिया का जो मिलिट्री स्टेटस है, खासतौर पे इस इलाके में, इंडो पैसिफिक में, उसके बिना यूएस अकेले ऑपरेट नहीं कर सकता जी। यूएस चाह रहा है इंडिया के साथ अलायंस, इंडिया अलायंस नहीं चाह रहा, क्योंकि अलायंस अगर आप करोगे तो आप काफी बार उन इलाकों में सकिन हो जाते हो जहां पे आप जाना नहीं चाहते। बिल्कुल। अफगानिस्तान, इराक, ये कुछ इलाके हैं जहां पे नेटो कंट्रीज गई हैं पर इंडिया नहीं गया जी। पर पार्टनरशिप ऐसे बढ़ रही है क्योंकि उनको इंडिया की रिक्वायरमेंट उतनी है जितनी इंडिया को है। जी। आर्म्स डील्स जो साइन हो रही हैं, इंटेंशन क्या है कि दोनों के पास इक्विपमेंट कॉमन हो, जिससे तालमेल बढ़े, जिससे कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़े, जिससे काफी कुछ और बढ़ के एक साथ ऑपरेट कर सके। जी। तो ये यूएस के लिए जरूरी है। और दूसरी बात जो मेन ये है कि साउथ एशिया हो चाहे आसियान रीजन हो, इंडिया एक ही देश है जो चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है जी। जो अभी खड़ा है। उसीलिए जब माइक पॉम्पियो इधर थे, उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया चाइना को कैसे संभाल रहा है जी। और इसके लिहाज से जैसे इंडिया चाइना को संभालेगा, बाकी देशों को भी कहा जाएगा कि हम भी चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो इंडिया का बहुत जरूरी पोजीशन है, चाहे यूएस का, चाहे बिडेन आए, चाहे ट्रंप वापस आ जाए, चाहे जो आए। दो बातें और जो आ जाती हैं बीच में जी। कि सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज डिसीजन प्रेसिडेंट अकेला नहीं बनाता, जी। उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, जो बाकी एडवाइजर्स नॉमिनेट करता है इंक्लूडिंग एनएसए, वो मिलके एक साथ काम करते हैं। जी। जो नेशनल इंटरेस्ट एक कंट्री का होता है वो बदली नहीं होता। जो यूएस का नेशनल इंटरेस्ट है टू रिमेन एक अकेला सुपर पावर, चाइना को कंटेन करना, तो ये जो पॉलिसीज है ये बदली नहीं होगी जब सरकार बदली होगी। बिल्कुल। तो ये जब पॉलिसीज रहेंगी, उनको इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए खास तौर पे इस इलाके में उनको इंडिया की सख्त जरूरत है। जी। इंडिया को उनकी जरूरत है क्योंकि इंडिया को स्ट्रांग पार्टनरशिप चाहिए, जी। इंडिया को लेटेस्ट इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेक इन इंडिया एक मेजर मोटिव है जो अभी आगे बढ़ रहा है, जी। इसमें यूएस के साथ साथ चाहिए।
तो जो भी सरकार आएगी कुछ खास बदलाव नहीं आएगा, जी वही रिलेशनशिप रहेगी। डिफरेंस ये रहेगा कि वो किस प्रकार से रिलेशनशिप बढ़ती है। जी दूसरा, अगर आप पाकिस्तान से देखो, अब इतना है कि अगर बिडेन आया, क्या यूएस विड्रॉ करेगा अफगानिस्तान से उस स्पीड से जो ट्रंप ने किया है? जी उसमें हो सकता है फर्क हो, क्योंकि यूएस आर्मी इतनी जल्दी में नहीं है विड्रॉ करने के लिए। जी तो अगर यूएस रहेगा उधर लंबा, इंडिया का और फायदा है। दूसरा, चाइना के खिलाफ कहीं चेंज नहीं होगा। जी चाहे बिडेन उनसे ट्रेड डील साइन करे ना करे या मेंटेन करे, प्रेशर चाइना के ऊपर उतना ही रहेगा, क्योंकि ताइवान इन्वॉल्व है, जापान इन्वॉल्व है, फिलीपींस इन्वॉल्व है। फिलीपींस और जापान के साथ डिफेंस डील साइन है, डिफेंस एग्रीमेंट साइन है। तो ये जो चेंजेस हैं ये बहुत कम आएंगे। जी तो जहां पर भी होगा फायदा इंडिया का रहेगा, और उसमें कोई डाउट है नहीं। रिलेशनशिप बढ़ेगी, क्योंकि हमारे साथ इंडिया को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, इंडिया को उनको साथ लेके चलना है और इंडिया उनके साथ चलने को तैयार है। तो ये जो फर्क है ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। डॉक्टर संजय गुप्ता जी जानना ये चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना महामारी आई, पूरी दुनिया को इसने तबाह किया, अर्थव्यवस्था को तबाह किया, और उस तबाही के बाद अमेरिका का यह पहला चुनाव है। अभी जब हम आपसी सहयोग की बात करते हैं तो उसमें रक्षा क्षेत्र भी शामिल है। जैसा मेजर जनरल साहब ने कहा कि इसमें जो है हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, उसमें भी उसका सहयोग चाहिए। अभी अमेरिका में उसकी पॉलिसीज में और दम कितना है इस बीमारी के बाद में, इस महामारी के बाद में, वो कितना भारत के साथ खड़ा हो सकता है? देखिए, जैसे जनरल साहब ने भी कहा, ये पार्टनरशिप तो इंडिया अमेरिका की चलती रहेगी है जी। एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं, और केवल इंटरडिपेंडेंट नहीं है बल्कि बड़े क्लोज रिलेशंस हैं। केवल एक हम जिसे कह लें स्ट्रेटेजिक मिलिट्री नहीं है, और भी क्षेत्रों में भी, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हो, चाहे एकेडमिक इंटरेक्शन हो, है ना, चाहे और भी जितने इमर्जिंग एरियाज है, सब जगह कहीं ना कहीं बड़ी क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। और अगर एक बार गवर्नमेंट के लेवल पर ये एश्योरेंस दिया जाता है कि जो हम लोग जिसे जॉइंट प्रोग्राम या जॉइंट रिसर्च करेंगे या जॉइंट ये कोलैबोरेशन वर्क करेंगे, इट इज गोइंग टू स्टे। ये केवल ये ऐसा नहीं कि केवल बस एक अनाउंसमेंट हो गया। इसलिए निश्चित रूप से अमेरिका में इस पैंडेमिक को रोकने के लिए कुछ क्रेडिबल रिसर्चेस चल रही हैं, बीच बीच में इसके इस तरह से रिपोर्ट आती रहती है, अन्य देशों में भी चल रही हैं। तो ये तो माना जाए, देखिए इस क्षेत्र में लेकर संभवतः अभी तक कोई विशेष किसी प्रकार का डाउट नहीं दिख रहा है ना। जो डाउट दिख रहे हैं दूसरे इश्यूज के ऊपर दिख रहे हैं। खैर आपका तो प्रश्न इसके ऊपर है, लेकिन अगर जो हम डाउटफुल एरियाज देखें जहां पर भारत को कंसर्न होगा, बताएं। वो जैसे हमारा जैसे एक डेमोक्रेट्स का एक ये रहा, दे आर गिवन टू ह्यूमन राइट्स, उनका एक सो कॉल्ड फ्रीडम है, लिबर्टी है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसे हम कहते हैं कि द राइट टू ये है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है। अब सीए को लेकर बिडेन बहुत सपोर्टिव नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर के इशू को लेकर 370 को लेकर के भी नहीं सपोर्ट नहीं रहे हैं, है ना। और भी जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हमारे कहीं कहीं जो पॉकेट्स में होते हैं उसको लेकर भी नहीं रहे हैं। और ये केवल ये इन्हीं का ही नहीं है। अगर हम देखें बिल क्लिंटन के समय भी यही था, जब रॉबिन राफेल, शी वाज अ यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर साउथ एशियन अफेयर्स, यानी दक्षिण ये एशियाई क्षेत्र की वो उप विदेश मंत्री थे, तब भी उन्होंने ये प्रॉब्लम रेज किया था। कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी थे, बहुत टेंशन बढ़ गए थे। तो यहाँ पर देयर इज सम काइंड ऑफ आपके लिए एंजाइटी है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में, और इसीलिए ये माना जा रहा है इंडिया विल हैव टू वर्क हार्डर नाउ, क्योंकि डेमोक्रेट्स के साथ थोड़ी समस्या यही है, जबकि रिपब्लिकन्स के साथ ये इस लेवल तक नहीं जाते हैं। उनका एक शायद संभवतः एक आइडियोलॉजिकल उनका दूसरा है, वो ज्यादा डिसिप्लिन के बारे में, अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं, है ना, मेकिंग अमेरिका स्ट्रांग। लेकिन ये जितने भी आइडियोलॉजिकल जो इश्यूज हैं, नुएंसेस हैं, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का उसमें ज़्यादा संभवतः हुआ, क्योंकि एक मल्टी कल्चरल एक सोसाइटी को लेकर चलने के बारे में बात करते हैं, डाइवर्स सोसाइटी, प्लूरलिज्म का, ये संभवतः रिपब्लिकन्स के ये एक विश लिस्ट में एक बहुत टॉप पर नहीं होगा जितना डेमोक्रेट्स में है। बिल्कुल। हर्ष कक्कड़ जी, हम जानना चाहेंगे कि जब हमारा तनाव दो पड़ोसी मुल्कों से जो अगल बगल हैं, एक पाकिस्तान है, एक चाइना है, इसमें जिस तरीके से पिछले दिनों भारत ने बड़ी दृढ़ता के साथ चाइना के सामने खड़ा हुआ और पाकिस्तान के साथ जो व्यवहार है वो आप देख ही रहे हैं, ऐसे में अमेरिका हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और क्या कुछ जो है हमारे जो डिफेंस और जो है खासतौर पर रक्षा और हमारी अपनी जो संप्रभुता है उसमें कितना सहायक हो सकता है?
यूएस के साथ जो रिलेशनशिप्स है खास तौर पर सिक्योरिटी मामले के ऊपर जी। उनका तो पूरा सपोर्ट है जी। पहली बात। जी। दूसरा, जहां तक चाइना के साथ अगर आप बेका जो साइन हुआ है आपको क्या मिलेगा इससे? आपको जियोस्पेशियल डाटा मिलेगा जिससे आपकी मिसाइल्स और आपके जो यूएवीज जब आएंगे उनको ये डाटा चाहिए एक्यूरेट टारगेटिंग के लिए, वो आपके पास अवेलेबल है। आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट जो यूएस के पास है वो आपको ऑफर कर रहा है क्योंकि आपने अग्रीमेंट साइन कर लिए, जी। जिससे कि उनको सिक्योरिटी अब आ गई है कि आप ये इनपुट्स जो उनसे लेंगे किसी और मुल्क को नहीं देंगे। अच्छा, अगला ये है कि जहां तक लद्दाख का मान लो अभी सवाल है, इंडिया ने क्लियर कर दिया है और यूएस को भी पता है कि इंडिया किसी और देश को बीच में आने नहीं देगा। जी। इंडिया के अंदर काबिलियत है उसको संभालने के लिए। जी। हाँ, फर्क ये आएगा कि जब इंडिया चाइना के साथ जैसे टेंशन बढ़ रहा है, यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट्स जो घूम रही है साउथ चाइना सी में, उससे इनडायरेक्टली चाइनीज नेवी वहीं बॉग डाउन है। जी। तो इंडियन ओशन रीजन इंडियन नेवी के लिए खुल जाता है। जी। और जहां इंडियन ओशन रीजन खुल जाता है, चाइनीज नेवी वहां आती नहीं, चाइनीज शिपिंग खतरे में है। जी। तो अगर इंडो चाइना का कुछ बढ़ना है वो तभी बढ़ेगा जब चाइनीज नेवी के अंदर काबिलियत है इंडियन ओशन में आने के लिए, वो यूएस के सपोर्ट से नहीं होगा। जी। दूसरी बात, जितने आपके पास ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उतना आपको यूएन में या बाकी बॉडीज के अंदर चाइना या पाकिस्तान आपके खिलाफ बोल नहीं सकता। जी। जितना चाइना ने कोशिश करी पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यूएन में, उसको कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। ये आपको अगला सपोर्ट है। तो अगला ये है कि आपको जो सपोर्ट जो मिलेगा, चाहे इनपुट्स आता रहे, चाहे आपको जो डाटा मिलता रहे, चाहे आपकी जैसे अभी हमें विंटर क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट थी, 20,000 सेट यूएस आर्मी रिजर्व से उन्होंने निकाल के हमको दे दिया। तो ये जो चीजें हैं ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ बहुत काबिलियत में आती है और ये सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है। यूएस अकेला नहीं है। आप देखो आज फॉरेन सेक्रेटरी गए हुए हैं फ्रांस, जर्मनी और यूके, क्योंकि ये देश भी हैं जो अब चाइना के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यूएस के साथ इनका सपोर्ट है। तो यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड जब इंडिया के साथ मिला है तो ये जो सपोर्ट आपको मिलेगा, इसमें चाइना पाकिस्तान का जो मिला हुआ इकट्ठे ऑपरेट करने का जो उनके अंदर जो प्लानिंग है उसके ऊपर बड़ा सीवियर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये रिलेशनशिप जो बढ़ रही है अभी, ये पीछे आ नहीं सकती। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ये आगे जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, एक चीज़ और है कि जितनी सारी हम लोगों ने बातें की, अभी परिणाम नहीं घोषित हुए हैं, कौन राष्ट्रपति होगा ये तय भी नहीं है, बहुत करीबी मामला है। लेकिन भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, उन संबंधों के दृष्टिकोण से हमें क्या भविष्य दिखाई देता है? आशुतोष जी, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जी, हमको तो लगता है कि दैट इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। जी। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। जी। अगर आप शक्तिशाली देश हैं, अगर आप सेल्फ रिलायंट हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और अगर आपकी अच्छी इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, तो देयर इज नो वन दैट हु कैन स्टॉप यू। जी। भारत के पास आज की दुनिया में इतनी शक्ति है, इतनी राजनीतिक और साथ साथ इतनी आर्थिक शक्ति है। जी। पिछले हम देख रहे हैं कम से कम 6 वर्षों से तो जी। एक प्रकार जो कंटिन्यूटी बनी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में, ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक तरह से एक प्लस साइन है। और इसलिए आगे आने वाले समय में केवल ये अमेरिका के साथ नहीं, दुनिया आज वॉच कर रही है इंडिया को, एंड द होल वर्ल्ड वांट्स टू कम टू इंडिया। चाहे इतनी बड़ी मार्केट के साथ वो बिजनेस करने के लिए हो, चाहे जैसा भी जनरल साहब ने कहा, हम पूरा इंडियन ओशन रीजन में वी आर द ओनली कंट्री हु इज इन अ पोजीशन टू स्टॉप द अमेरिकन चाइनीज डोमिनेंस। और ये बात डोकलाम से 2017 से ये बात सामने आ गई। बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 या 2 दिनों में जो है परिणाम अमेरिका के आ जाएंगे, वहां पर नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, और जो भी राष्ट्रपति होगा उसको पहले से ही हम जो है शुभकामनाएं दे देते हैं। लेकिन अमेरिका और भारत के संबंध एक ऐसे नाजुक मोड़ पर हैं कि जहां पर एक दूसरे की दोनों को आवश्यकता है। न अमेरिका जो है भारत को भूल सकता है, न भारत अमेरिका के साथ को भूल सकता है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये साथ बना रहेगा तो हमारी मजबूती बनी रहेगी और दोनों व्यावसायिक रूप से
संप्रभुता के रूप से, रक्षात्मक रूप से एक दूसरे के संबंध प्रगाढ़ होते रहेंगे। आप लोग स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।